जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल चैनल पे आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पेज पे लिखा हुआ है क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है साइंस का पहला चैप्टर है और ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यूनिट फर्स्ट में जो 4 चैप्टर दिए हुए हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा चौथा चैप्टर है। तो उसी में ये पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हम लोग जनरली देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो मैटर हैं या नहीं है। मैटर इन द सेंस, मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास 2 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। जनरली जो फिज़िकली जिसको हम टच कर सकते हैं वो चीज़ें मैटर होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस स्केच की बात करूं या इस पेज की बात करूं, जो ये पेज है, तो इन दोनों को मैं फिज़िकली क्या कर रहा हूं, टच कर पा रहा हूं। फिज़िकली टच इन द सेंस कि मैं इसको अपने हाथों में उठा सकता हूं, पकड़ सकता हूं। तो ये जो हमारा ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने हाथों से उठा सकते हैं या पकड़ सकते हैं, उनको हम जनरली मैटर कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको हम केवल सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। उन ऐसी चीज़ों को हम लोग नॉन मैटर कहते हैं। पहले हम लोग मैटर के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या मैटर होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर का हम लोग डेफिनीशन देख लेते हैं। मैटर का डेफिनीशन क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी चीज़ पृथ्वी पे हमारे या हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज़ हमें दिख रही हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसको अगर कहीं रखें, किसी चीज़ पे रखें तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। और दूसरा क्या है? एंड हैज़ सम मास, जिसका कोई कुछ वजन होता हो, जिसका कुछ मास होता हो। ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। क्लास 9th की केमिस्ट्री यहीं से शुरू हो जाती है, इसी लाइन से। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कॉल्ड एज मैटर। ऐसा कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बुक, टेबल, पेन, पेंसिल, वाटर ड्रॉपलेट, सैंड पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुक, टेबल, पेन, पेंसिल ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको हम अपने हाथों में उठा सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट भी लिखा है। वाटर ड्रॉपलेट, और वाटर ड्रॉपलेट को इस चीज़ से जोड़ के देखिएगा, मास से। मास का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसी के बेसिस पे हम उसका मास डिसाइड करते हैं। ठीक है, मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेट में हम ग्रेविटी भी ले लेते हैं, तो मास और वेट के बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट की बात हम कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट का कुछ ना कुछ मास होता है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आता है? मैटर के कैटेगरी में आता है। ठीक है, और सैंड पार्टिकल की बात करें, जो बालू होता है, सैंड के जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, उनका भी कुछ मास होता है। एक छोटा सा सैंड का पार्टिकल हम लेंगे, उसका भी क्या होगा? कुछ मास होता है। तो वो भी किस कैटेगरी में आता है? हमारा मैटर की कैटेगरी में आता है। नॉन मैटर की कैटेगरी में कौन आता है? ऐसी चीज़ें जिसे हम अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपके आसपास रूम में क्या लगा होगा? कोई बल्ब लगा होगा। ठीक है, बल्ब लगा होगा, तो अब मैं कहूँ कि आप इस बल्ब को निकाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाके लगा दीजिए, तो आप आसानी से उस बल्ब को ले जाके दूसरे कमरे में लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है, आप इस लाइट को पकड़िए और दूसरे रूम में ले जाके छोड़ के आइए, तो क्या ये संभव है? आप लाइट को पकड़ सकते हैं? लाइट को जनरली कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि लाइट जो है एक नॉन मैटर सब्सटेंस है, इसका कोई मास नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपको एग्जाम्पल देना होगा, आपके क्लास में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, डिफ्रेंशिएट अबाउट मैटर एंड नॉन मैटर। तो मैटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं,
स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब, अब जैसे मैंने इस पेज को यहाँ पे रख दिया है तो इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है इस टेबल पे, ठीक है। अब इस टेबल पे हम कोई और चीज़ अगर इसी जगह पे रखना चाहें तो हमें इसके ऊपर रखना पड़ेगा, इस पेपर के ऊपर रखना पड़ेगा या इस पेपर को हटा करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर लाइट की बात करें तो जो बल्ब से हमारे लाइट निकल रही है वो तो पूरे रूम में फैली हुई है, तो रूम में फैली हुई है। अगर लाइट हमारी मैटर होती तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती, तो उसकी जगह हम दूसरा कुछ नहीं रख पाते। मतलब अगर हम बल्ब जला देते तो लाइट जो निकल रही है अगर वो मैटर के फॉर्म में होती तो फिर हम रूम में ना घुस पाते, क्योंकि लाइट जो है पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता। तो इससे ये पता चलता है कि जो जितने टाइप की एनर्जी होती हैं वो क्या होती हैं, जनरली नॉन मैटर के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो मैटर और नॉन मैटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मैटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और क्या होता है, नॉन मैटर क्या होता है? नॉन मैटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हम जिसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते और जनरली उनका मास भी नहीं होता है, ठीक है। जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जाहिर सी बात है उनका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे, जैसा कि मैंने लाइट का आपको एग्जांपल दिया कि लाइट हमारे रूम में फैली हुई है, उसी तरह एयर भी हमारे रूम में फैला हुआ है। तो क्या एयर भी नॉन मैटर है या मैटर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर बात करें एयर की तो मैं आपको बहुत साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने अभी बताया कि मैटर जो होता है उसका कुछ मास होता है, हम उसको हाथ में पकड़ सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि एयर को तो हम हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं जनरली, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब भी किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि गुब्बारे फुलाए जाते हैं, ठीक है। उस गुब्बारे में क्या भरा जाता है? जनरली हवा भरा जाता है। अब आप क्या करेंगे, एक खाली गुब्बारा ले लेंगे, उसको एक वजन करने वाली मशीन पे, वेइंग मशीन जो होती है उस पर रख देंगे, ठीक है। तो खाली गुब्बारे का जो वज़न होगा वो मान लीजिए कि 2 ग्राम है, ठीक है। खाली गुब्बारे का वज़न 2 ग्राम है। फिर जब आप हवा भरेंगे, हवा भरने के बाद उस गुब्बारे को वेइंग मशीन पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका वज़न जो है 2 ग्राम से बढ़ के लगभग 5 ग्राम या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वज़न बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने उसमें कुछ वज़न और ऐड कर दिया, कुछ मास और ऐड कर दिया। मास ऐड कर दिया इसका मतलब क्या है, हवा भर दिया हमने तो वहाँ पे क्या हो गया, मास ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है कि एयर जो हमने गुब्बारे में भरा है उसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, और मास है और हम उसको गुब्बारे में भर के उसको पकड़ भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर हमारा होता है वो क्या है, एक मैटर है, ठीक है। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, बहुत सारे गैसेस से मिलके एयर बनी होती है हमारी। तो एयर को क्या कहेंगे हम, एयर क्या है, यहाँ पे मैं आंसर भी इसका लिख देता हूँ, एयर इज मैटर। एयर इज मैटर, ठीक है। तो एयर हमारा क्या होता है, एक मैटर होता है, ये नॉन मैटर नहीं होता है क्योंकि एयर का भी कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। अब मैटर के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा ये मैटर पदार्थ के बारे में हम लोग कैसे जानने लगे, ठीक है। तो बहुत सालों पहले जो इंडियन फिलोसफर थे, अभी मॉडर्न एज में क्या है कि हम साइंटिस्ट बोलते हैं, कि जो भी साइंस के बारे में कुछ काम कर रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। लेकिन अर्ली एज में क्या होता था कि हम ऐसे क्लासीफाई नहीं करते थे, जो भी व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा होता था या जो भी कुछ ज्ञान की बातें बताता था हम उसे फिलोसफर कहते थे, ठीक है। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर जो थे, बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे विद्वान थे हमारे एंशिएंट मतलब प्राचीन काल में, जो जनरली योगी लोग थे, वो क्या थे, थोड़ा सा ज्ञानी जो बाबा लोग थे उनको हम क्या कहते हैं, इंडियन फिलोसफर कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियन फिलोसफर ऐसे थे जिन्होंने कहा मैटर को हम क्या कहते हैं, मैटर को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ठीक है। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने बताया कि जो पदार्थ होता है वो बेसिकली 5 टाइप के बेसिक एलिमेंट से मिलके बना होता है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं, ठीक है। पंच तत्व में क्या क्या आता है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, पंच तत्व में एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये 5 चीज़ें आती हैं। इसका मतलब क्या है
हवा, पृथ्वी, आग, पानी और आसमान। ठीक है, जो हमारा ये 5 चीज़ें हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, तो पंच तत्व से मिलके हमारा मैटर बना हुआ है, पंच तत्व से मिलके हमारा पदार्थ बना हुआ है, ऐसा मानना था इंडियन फिलोसफर्स का। ठीक है, फिर उसी समय क्या था, कुछ ग्रीक फिलोसफर्स भी थे। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, फिलोसफर्स तो सब जगह होंगे, तो इंडियन फिलोसफर्स ने ये थ्योरी दी कि हमारा जो पदार्थ होता है वो 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। लेकिन उसी समय क्या हो गया, और इन 5 चीज़ों को इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को क्या कहा गया? पंच तत्व कहा गया। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द पंच तत्व अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर। इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग पंच तत्व क्या क्या हैं? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पंच तत्व क्या हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ग्रीक फिलोसफर्स के ऊपर। तो इसी बेसिस पे, इंडियन फिलोसफर्स के ही बेसिस पे ग्रीक फिलोसफर्स ने भी क्या किया? मैटर को क्लासीफाई किया, लेकिन उन्होंने 2 तरह से क्लासीफाई किया। एक उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और दूसरा उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो फिजिकल जनरली इस चैप्टर में हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं हमारे, उनमें हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। फिजिकल अपीयरेंस जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, तो मैं उसके अंदर की चीज़ें नहीं जान पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं बाहर से देख के बता सकता हूँ कि उसका जो है वो देखने में कैसा है। ठीक है, मतलब फिजिकली मैं इतना बता सकता हूँ कि वो फिजिकली फिट है या अनफिट है, उसको देख के मैं इतना बता सकता हूँ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग मैटर का भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जनरली हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 4 ये हैं, जनरली जो 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैटर के, वो 4 ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत सारे मॉडर्न एज के साइंटिस्टों ने इस कैरेक्टरिस्टिक को इवॉल्व किया है मैटर के। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये जो है ये 4 चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चल पाया है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि साइंस में बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से प्रूव्ड हैं। ठीक है, तो आगे चल के हो सकता है कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं कि मैटर ऐसा है वैसा है, आगे चल के हो सकता है कि आप उसको क्या करें, उसको आगे चल के हो सकता है ऐसे पढ़ें कि वो गलत था, अब नई थ्योरी आ गई है। ठीक है, क्योंकि साइंस में क्या है, कोई चीज़ अभी तक परफेक्ट नहीं है। तो अभी हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। तो पहला है इसमें मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा उस समय कि जो मैटर होता है, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा है तो वो कैसे बना होगा, कैसे पार्टिकल से मिल के बना है वो। इस बात को क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, एनसीईआरटी बेसिस पे जैसे प्रूव किया गया है, तो इस पार्टिकल को, इस लाइन को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी बेसिस पे जो है मैं उसको बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक बीकर हमने लिया, ठीक है, कोई फ्लास्क लिया, उसमें हमने क्या किया, पानी डाला। ठीक है, पानी डाला, ये क्या है हमारा, वाटर है। इसमें वाटर के साथ साथ हमने इसमें क्या डाला, मान लीजिए कोई कलर्ड सब्सटेंस डाल दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है ये पर्पल कलर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कितना वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया है। ठीक है, और इसमें हमने 2 ग्राम क्या किया, इसमें हमने 2 ग्राम
पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, ठीक है। अब 2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद इसका कलर कैसा था, पर्पल था, और जब वाटर में हम डालेंगे तो इस पूरे वाटर का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ये जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप लोग होली खेलते हैं तो बहुत सारे अमाउंट पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं तो पूरा पानी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब फिर उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इस पानी का कलर अब कैसा हो गया, पर्पल कलर हो गया। फिर हमने क्या लिया, दूसरा एक फ्लास्क लिया, उसमें हमने फिर से 100 ml पानी डाला, फिर से 100 ml पानी डाला, और यहाँ से ये जो पर्पल कलर का पानी है यहाँ से हमने कितना लिया, 10 ml वाटर लिया और फिर से हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, 100 ml वाटर में। तो ये इसका अमाउंट अब कितना हो गया, 100 + 10, तो ये कितना हो गया, 110 ml हो गया, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि इसका भी कलर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जब हम इसको पूरी तरह से मिक्स कर देंगे तो इसका भी कलर थोड़ा सा पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस इतना रहेगा कि इसका जो कलर है वो डार्क पर्पल होगा, इसका थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसी तरह हम एक और फ्लास्क ले लें और उसमें भी हम 100 ml वाटर लें, ठीक है, 100 ml वाटर लें, फिर यहाँ से हम क्या करें, 10 ml वाटर यहाँ से निकालें इस वाले फ्लास्क से और इसमें डाल दें, तो हम फिर यहाँ देखेंगे कि इसका भी कलर क्या होगा, पर्पल कलर हो जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का हमने 2 ग्राम जो सॉल्यूट लिया था, जो सब्सटेंस हमने 2 ग्राम लिया था, वो 2 ग्राम पहले तो 2 ग्राम जो पार्टिकल थे वो पूरे वाटर में फैल गए यहाँ पे। फिर उस पार्टिकल को जब हमने निकाला, वहाँ से जब हमने थोड़ा सा पार्टिकल निकाला तो थोड़ी से ही जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से इस वाटर का कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। और फिर जब हमने फिर से इस यहाँ से पार्टिकल निकाला तो इसमें और ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट थे, ठीक है, मतलब इसके पार्टिकल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट थे। फिर हमने यहाँ से निकाला तो उसमें भी पार्टिकल प्रेजेंट थे, तो इसमें फिर हमने डाला, इसका भी कलर चेंज हो गया। तो बस फ़र्क इतना होगा कि इसका कलर जो होगा लाइट होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए क्या हो रहे हैं, जनरली ये डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा टीनी पार्टिकल्स से मिलके हमारा मैटर बना होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट प्रूव हो गया कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। दूसरा जो हमारा है, इसमें कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम का मतलब क्या है कि जो हमारा मैटर बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये दूसरा क्या है, हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मान लीजिए हमने क्या किया, एक फ्लास्क में पानी ले लिया, ठीक है, एक फ्लास्क में पानी ले लिया, तो पानी में हम जानते हैं छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इन पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने वाटर लिया यहाँ पे, ठीक है, वाटर लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए 10 ग्राम क्या करेंगे, सॉल्ट, 10 ग्राम सॉल्ट मतलब 10 ग्राम नमक मिला देंगे, ठीक है। जब 10 ग्राम नमक हम लोग वाटर में डालेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब ये मिक्स क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस है, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस है। तो मान लीजिए वाटर के पार्टिकल्स रेड कलर के हैं और सॉल्ट के पार्टिकल ब्लू कलर के हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहाँ पे कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट आ जा रहे हैं, अब सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब भी हम किसी दो चीज़ों को मिलाते हैं और वो आपस में मिक्स हो जाता है तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और उसी स्पेस में ये जो दूसरा हम लोग पार्टिकल डाल रहे हैं वो उसी जगह पे जाके प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमने ये प्रूव किया कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तीसरी बात है यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग का मतलब क्या है, अब देखिए जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल होते हैं वो
हमेशा मूव करते रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप लोग जनरली देखते होंगे कि घर में क्या होता है, मान लीजिए आपने वाटर लिया, ठीक है, पानी लिया, पानी को एक किसी वेसल में, किसी पॉट में पानी लिया, उसको आपने क्या किया, गैस पे रख दिया। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जब गैस पे आपने रख दिया है फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे, तो कुछ समय बाद क्या होता है, पानी उबलने लगता है। और जब पानी उबलता है तो आप देखते हैं कि उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हीट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, ठीक है। अब चौथी बात हम लोग कर लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन फोर्स। पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब कि जो पार्टिकल, मान लीजिए जो भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ऐसा कैसे होगा पॉसिबल? तो जैसे आप मान लीजिए एक लोहे का रॉड ले लें, ठीक है। एक लोहे के रॉड को आप क्या करें कि हाथ से तोड़ने का प्रयास करें। मान लीजिए मैंने यही एक स्केच ले लिया है। अब स्केच को मैं ऐसे मारूं तो ये जनरली क्या होगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपस में अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहे हैं जिसकी वजह से इनको अलग करना क्या है, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस हम इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड कर दें, ये क्या होगा, जब तक हम इस अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा इस पे फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। और जनरली अब आगे हम क्या बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो जनरली मैटर होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैसियस में बहुत कम होता है, लेकिन होता सब में है, ठीक है। तो आज हमने बात की जनरली शुरुआत की चैप्टर फर्स्ट की क्लास 9 के मैटर इन और सराउंडिंग के बारे में। उसमें हमने मैटर के बारे में जाना, नॉन मैटर के बारे में जाना कि मैटर और नॉन मैटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एयर क्या होता है, मैटर होता है या नॉन मैटर होता है। तो मैंने आपको बताया कि एयर का कुछ मास होता है, जब हम उसको गुब्बारे में भरते हैं तो उसका कुछ मास आइडेंटिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि एयर का कुछ ना कुछ मास होता है। तो एयर क्या है, हमारा मैटर है, ठीक है। उसके बाद हमने इंडियन फिलोसफर्स की बात की। इंडियन फिलोसफर ने 5 बेसिक एलिमेंट के बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स ने इसको दो बेसिस पे क्लासीफाई किया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहले चैप्टर में हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मेनली ये चारों हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।